नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज अपन एक नए वीडियो के साथ आपसे नई मुलाकात हो रही है। तो एक बार इस लॉकडाउन के माहौल में सभी स्टूडेंट्स का सकुशल होने की गॉड से मंगल कामना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स घर पर स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले भी सभी स्वस्थ होंगे और आसपास में जो परिवार रह रहे हैं उन सभी को आप जागरूक भी कर रहे होंगे कि कोरोना महामारी से हमें कैसे निजात मिलेगी, हम इसकी लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे। तो आप लगे रहिए। तो आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ ऑप्टिक्स सीनियर क्लास के लिए बहुत ही शानदार पार्ट है। तो चलो ऑप्टिक्स यूनिट शुरू करते हैं, यानी प्रकाशिकी। बेटा 12वीं भौतिक विज्ञान में 12th फिजिक्स में प्रकाशिकी अपनी अलग ही भूमिका अदा करती है। यह 56 में से 9 अंक अकेली डिवाइड करते हुए अकेले यानी ऑप्टिक्स है 9 नंबर पेपर में पुट करवाती है, ठीक है ना। यानी बढ़िया पार्ट है, इजी भी है। समझने के तौर से देखें तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कोर्स है तो जनरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा ऑप्टिक्स है तो है क्या। अपन ने बात की कि फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो ये जनरली में अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भाई विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। प्रकाशिकी क्या है बेटा, प्रकाशिकी की परिभाषा हम प्रकाशिकी को डिफाइन करें तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। अब देखिए बेटा प्रकाशिकी में सबसे पहला पार्ट क्या आता है। प्रकाशिकी में प्रकाश से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश को डिफाइन करना है। तो प्रकाश क्या होता है बेटा, एज एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश को डिफाइन करने के लिए, प्रकाश की परिभाषा देने के लिए अपन को व्हाट स्टेटमेंट सेट करने हैं। तो क्या करोगे आप, प्रकाश की परिभाषा में आपको लिख के बता देता हूं बेटा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, तो आपको प्रकाश डिफाइन करने के लिए कहा जाए, प्रकाश की परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। चलो समझ में आ गया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब देखिए प्रकाश से संबंधित घटनाएं, प्रकाश से संबंधित घटनाएं, प्रकाश से संबंधित घटनाएं। अब देखिए बेटा प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं घटित करता है। प्रकाश ये घटनाएं कैसे घटित होती है, प्रत्येक जो घटना है, प्रत्येक एक्सीडेंट है उसको अपन डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से इसकी परिभाषा देंगे अपन, किस प्रकार से ये घटित होती है घटनाएं, इनके बारे में अपन पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अब देखिए प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, सबसे पहली घटना आप पढ़ोगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ोगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, उसके बाद में पढ़ोगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ोगे? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ोगे और अपवर्तन के बाद में आप बात करोगे। अब देखिए परावर्तन आप पढ़ लोगे, अपवर्तन आप पढ़ लोगे। अपवर्तन के साथ में आपको एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी पढ़ने के लिए मिलेगी। हालांकि अपवर्तन की घटना है परंतु ये परावर्तन होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ोगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके साथ में ही यहाँ पर आपको एक पार्ट और पढ़ने के लिए मिलेगा जिसे आप बोलोगे प्रकीर्णन। क्या बोलोगे? प्रकीर्णन, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो रहेंगे आपके चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में आपको ये दोनों बातें पढ़ने के लिए मिलेगी, परावर्तन और अपवर्तन, इसके साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन। अब इसके साथ में ही आपको दूरदर्शी का मैटर भी इसी में पढ़ने के लिए मिलेगा। दूरदर्शी
यह तो चैप्टर नंबर 11 में होगा। इसके बाद में आएगा आपकी तीसरी जो घटना आती है प्रकाश की, वह पढ़ोगे आप व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद में चौथी घटना आप पढ़ोगे विवर्तन, और विवर्तन के बाद में पढ़ोगे आप ध्रुवण। ये जो घटनाएं हैं यह पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 12 में, और इस चैप्टर नंबर 12 में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पोलेरॉइड। क्या पढ़ोगे? पोलेरॉइड, जो एक प्रकाशिक युक्ति है। ठीक है, तो प्रकाश से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती है? परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण। मुख्य रूप से यह प्रकाश ये 5 घटनाएं ही घटित करता है: परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। देखिए, आपने प्रकाश की बात की, प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 11 की जो शुरुआत होती है वो परावर्तन से होती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो प्रकाश के परावर्तन से शुरुआत करते हैं। बढ़िया टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए परावर्तन क्या होता है बेटा? परा का मतलब क्या होता है? दूर। प्रकाश कोई किरण आती तो है परंतु वह वापस चली जाती है, यानी अपन से दूर जाने की कोशिश करती है। तो परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरण को टकराने, पृष्ठ पर टकराने के बाद में वापस लौट जाती है। तो इसकी मुख्य शर्त क्या होती है कि प्रकाश परावर्तन की घटना से कब घटित होती है? तो प्रकाश के परावर्तन की जो मुख्य शर्त है उसकी बात कर लेता हूं मैं। प्रकाश के परावर्तन की मुख्य शर्त, प्रकाश के परावर्तन की मुख्य शर्त, प्रकाश के परावर्तन की मुख्य शर्त होती है। देखिए मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में 2 टाइप के होते हैं। एक तो पारदर्शी मीडियम होता है और एक अपारदर्शी मीडियम। यानी पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार अपन देख सके, और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके इधर से उधर अपन नहीं देख सकते। जैसे ये माध्यम है, अपने और मेरे बीच में मीडियम है, जिस मीडियम से मैं आपको देख पा रहा हूँ, यानी यही है जिसके आर पार अपन देख सकते हो। जैसे कांच है, पानी है, इसके आर पार आप देख सकते हो। यहाँ मान लो तो इस व्हाइट बोर्ड के पीछे आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो ये कैसा है? अपारदर्शी माध्यम है। तो मुख्य शर्त क्या होती है? परावर्तन की घटना जब ही घटित होती है तब प्रकाश जिस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है वह पृष्ठ अपारदर्शी होना चाहिए, यानी कम से कम एक माध्यम, कम से कम एक माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। कम से कम एक माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। परावर्तन की घटना कब घटित होगी? जब कम से कम एक माध्यम अपारदर्शी होगा ना, उसी कंडीशन में परावर्तन की घटना घटित होगी, अदरवाइज परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। अब देखिए यह माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश की किरण आएगी, यह अपारदर्शी माध्यम है, इस पर आकर टकराएगी, तो यहाँ पर टकरा कर यहाँ रुकेगी नहीं, जिस वेग से आ रही है इस पर टकराते ही वह वापस चली जाएगी, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो कौन सी घटना घटित होगी? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की मुख्य शर्त आपके समझ में आ गई होगी कि कम से कम एक माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। अब देखिए बेटा परावर्तन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा, परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन को डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये पृष्ठ लेता हूं मैं, ऊपर यहां तो है पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। और इस पृष्ठ के नीचे जो माध्यम आपने लिया है यह माध्यम है, नीचे है अपारदर्शी माध्यम। कैसा है? अपारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाली पृष्ठ, पारदर्शी व अपारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाली पृष्ठ क्या कहलाती है? परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। बताइए पृष्ठ क्या कहलाएगी? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, मैं इनकी परिभाषा आपको लिख करके बता दूंगा। तो ऐसे पृष्ठ जो पारदर्शी व अपारदर्शी माध्यम को पृथक करती है क्या कहलाती है? परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ आ गई। अब पर बात करते हैं परावर्तन की घटना घटित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यानी जो परावर्तक पृष्ठ है उस परावर्तक पृष्ठ पर एक कल्पित करते हैं प्रकाशीय किरण, अभिलंब किरण, इस पर लंबवत प्रकाशीय किरण कल्पित करते हैं, यह है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है बेटा? अभिलंब होता है परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत
पड़ने वाली काल्पनिक प्रकाश किरण क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अभिलंब जहां पड़ेगी उस बिंदु को अपन मूल बिंदु कहते हैं और कैपिटल ओ के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि ये प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश किरण कहां से आती है? प्रकाश स्रोत से आती है। कहां से आती है? प्रकाश स्रोत से। तो यहां से प्रकाश की किरण चलेगी और पृष्ठ पर आ जाएगी। यह प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी बेटा? आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से पृष्ठ पर आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, अब इस पृष्ठ पर आ तो गई है, अपन परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं? परावर्तन की पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है। अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है, पृष्ठ पर टकराने के बाद अभिलंब से उतना ही कोण बनाती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। गठित होने वाली घटना क्या कहलाएगी बेटा? परावर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। ठीक है, ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब देखिए बेटा परावर्तन की परिभाषा आ गई। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है, पृष्ठ पर टकराने के बाद अभिलंब से उतना ही कोण बनाती हुई वापस उसी माध्यम में गमन कर जाएगी। गठित होने वाली घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। अभी यहाँ लिख दूंगा बेटा मैं, उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये जो कोण है, कोण का नाम क्या है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपन आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इस आपतन कोण को अपन स्मॉल आई के द्वारा डिनोट करते हैं। ये कोण होता है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब किरण के बीच बनता है, तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण है अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा लिख के बताता हूं मैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, याद करते रहिए बेटा साथ में, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है। आपतित का मतलब आ रही है, आपतित हो रही है। पृष्ठ पर टकराने के बाद, पृष्ठ पर टकराने के बाद उतना ही कोण बनाती हुई, उतना ही कोण बनाती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। गठित होने वाली घटना, गठित होने वाली घटना परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये था अपना परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है, पृष्ठ पर टकराने के बाद अभिलंब से उतना ही कोण बनाती हुई वापस उसी दिशा में गमन कर जाएगी या उसी माध्यम में गमन कर जाएगी। घटित होने वाली घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है, ये थी परावर्तन की परिभाषा। अब आपको आपतित किरण की देखिए यहां से परावर्तन से संबंधित परिभाषा पूछ लिया आपको। परावर्तन से संबंधित परिभाषा, परावर्तन से संबंधित परिभाषा, परावर्तन से संबंधित परिभाषा। परावर्तन से संबंधित परिभाषाओं की बात करें अपन, देखिए परावर्तन से संबंधित परिभाषा सबसे पहले मैं अभिलंब की बात करता हूं। अभिलंब, तो बेटा आप ध्यान से सुनिए, अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली लंबवत काल्पनिक किरण, परावर्तक
परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली लंबवत काल्पनिक किरण क्या कहलाती है बेटा? अभिलंब कहलाती है। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ की। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बेटा? अभी बताया है मैंने, दो परिभाषाएं बताऊंगा। इसकी पृष्ठ परिभाषा है वो क्या है? ऐसा पृष्ठ जो दो, यानी ऐसा पृष्ठ जो पारदर्शी व अपारदर्शी माध्यम को पृथक करता है। ऐसा पृष्ठ जो पारदर्शी व अपारदर्शी माध्यम को पृथक करता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दूसरी है वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना घटित होती है क्या कहलाती है? परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। नंबर 3 पर आप पढ़ोगे आपतित किरण। क्या पढ़ोगे? आपतित किरण क्या होती है? तो प्रकाश स्रोत से आने वाली, यानी प्रकाश स्रोत से पृष्ठ पर आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से पृष्ठ पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। नंबर 4 पर परिभाषा पढ़ोगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण। पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। नंबर 5 पर पढ़ोगे आप आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या होता है? स्मॉल आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच बनने वाला, आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। नंबर 6 पर परिभाषा पढ़ोगे आप परावर्तन कोण। क्या पढ़ोगे? परावर्तन कोण। तो बेटा परावर्तन कोण क्या होता है? अभी आपने पढ़ी है परावर्तित किरण की परिभाषा। तो परावर्तित किरण क्या अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण, यानी परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण या परावर्तित किरण व अभिलंब किरण के मध्य बनने वाला कोण। परावर्तित किरण व अभिलंब किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह होता है परावर्तन कोण। उसके बाद में एक परिभाषा और याद कर लेना, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है बेटा? इसे कैपिटल से डिनोट करते हैं अपन, यानी परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों मिलते हैं। पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों स्थित होते हैं क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो ये तो था परावर्तन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकारों की बात करेंगे। चलो परावर्तन के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेटा परावर्तन के प्रकार पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो पृष्ठ होती है वह पृष्ठ कितने प्रकार की होती है और उन पृष्ठों पर परावर्तन किस प्रकार से होता है। यदि पृष्ठ का अपन निर्धारण करना सीख लेना तो हमें टाइप यानी परावर्तन की टाइप पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन परावर्तन में आसानी से विभेद कर लेंगे। तो देखिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार देखिए बेटा परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और ये परावर्तन है ये पृष्ठों के आधार पर होता है। परावर्तन का जो प्रकार है किस पर होता है? पृष्ठों के आधार पर। परावर्तन के जो ये प्रकार है दो प्रकार ये किस आधार पर होते हैं? पृष्ठ के आधार पर होते हैं। पृष्ठ को चूज करके अपन परावर्तन के प्रकारों को डिवाइड करते हैं। परावर्तन को दो टाइपों में अपन बांटते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो आप परावर्तन का पढ़ोगे नियमित परावर्तन होता है। एक तो क्या होता है? नियमित परावर्तन। फर्स्ट टाइप तो क्या है परावर्तन का? नियमित परावर्तन। दूसरा टाइप आप पढ़ोगे विसरित परावर्तन। क्या पढ़ोगे? विसरित परावर्तन। अब आपको ये पूछ लिया जाएगा परावर्तन का विभेद यानी परावर्तन को दो भागों में बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया?
परावर्तन को दो भागों में किस आधार पर बांटा गया? तो किस आधार पर बांटा गया? पृष्ठों के आधार पर बांटा गया। परावर्तन को पृष्ठों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया। तो पहला भाग जो विभक्त किया नियमित परावर्तन, दूसरा विस्तृत परावर्तन। अब अपन बात करते हैं कि सर नियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखिए नियमित परावर्तन के लिए सबसे मुख्य शर्त है कि जो पृष्ठ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के पृष्ठ कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, और एक होगा खुरदरा पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ। समतल पृष्ठ क्या होता है? जैसे ग्रेनाइट का फर्श है, या जैसे आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये समतल पृष्ठ है। खुरदरा पृष्ठ क्या होता है? जैसे जिगजैग, या आप जो सड़क मान सकते हो, ग्रेवल मान सकते हो, अपना जो रफ फर्श होता है वह भी खुरदरे पृष्ठ में आता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैं पहले डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ये समतल पृष्ठ लेते हैं, इसमें कौन सा पृष्ठ लेते हैं? समतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ लिया है? समतल पृष्ठ लिया है। यहाँ पर मैं परिभाषा के साथ साथ लिखता जाता हूँ, ऐसा परावर्तन, ऐसा नियमित परावर्तन की परिभाषा दे रहे हैं पर ऐसा परावर्तन जिसमें समतल पृष्ठ हो, जिसमें समतल पृष्ठ हो। यहां तक समझ लीजिए नियमित परावर्तन तो ऐसा परावर्तन जिसमें समतल पृष्ठ हो। समतल पृष्ठ में आपने ले लिया, समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखिए इस पर क्या होता है कि समांतर किरण को जो आपतित करते हैं अपन, ये प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं। आपतित प्रकाश कैसी है? समांतर है। ये हो गया आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश या आपतित किरणें। कैसी प्राप्त आपतित किया हमने? समांतर किरण पुंज इस पर आपतित किया। तो यहाँ पर परावर्तनों की प्रत्येक जगह विलंब होगी। परावर्तनों की जितना कोण विलंब के साथ बढ़ाती हुई आ रही है उतना का उतना बढ़ाती हुई चली जाएगी। तो ये समांतर आ रही है तो समांतर ही वापस जाएगी, यानी आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात ये हो गई परावर्तित किरणें। ये भी एक समांतर किरण पुंज के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। तो ऐसा परावर्तन जिसमें समतल पृष्ठ हो तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में, परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन करें, निश्चित दिशा में गमन करें। क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। तो ऐसा परावर्तन जिसमें समतल पृष्ठ हो तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन करे, क्या कहलाता है बेटा? नियमित परावर्तन कहलाता है। तो नियमित परावर्तन आपके क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं साहब विस्तृत परावर्तन क्या होता है। किसकी बात करते हैं? विस्तृत परावर्तन की बात करते हैं कि साहब विस्तृत परावर्तन क्या होता है। तो विस्तृत परावर्तन के लिए अपन क्या करेंगे? यही बात कर रहे थे कि पृष्ठ दो प्रकार के ले रखे हमने। कितने प्रकार के ले रखे भाई? दो प्रकार के होते हैं। तो खुरदरा पृष्ठ, तो ऐसा परावर्तन विस्तृत परावर्तन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पृष्ठ ले लेता हूँ, ठीक है? जिगजैग पृष्ठ ले लेना। ये कैसा पृष्ठ है? खुरदरा पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? खुरदरा पृष्ठ। यहाँ लिख देना खुरदरा पृष्ठ। चलो ले लिया, हमने तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब परिभाषा इसकी भी आप साथ साथ देते रहे। ऐसा परावर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें खुरदरा पृष्ठ हो तथा देखिए समांतर किरण पुंज आपतित कीजिए इस पे। ये प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही, बिल्कुल समांतर लागू प्रकाश की किरणें आ रही है। ये आपतित प्रकाश हो गया। क्या हो गया? आपतित प्रकाश यानी आपतित किरणें। चलो ठीक है, प्रत्येक जगह विलंब होगा तो ये प्रकाश की विलंब के साथ जितना कोण बनाती आ रही है उतना कोण बनाती जाएगी तो ऐसे चलेगी। यह जितना कोण बनाती है उतना बनाती जाएगी तो ऐसे चलेगी। यह भी ऐसे चलेगी,
यह ऐसे चली गई, यह ऐसे चली गई। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं उनकी दिशा को निश्चित नहीं है। सामान्य किरण को जा रहा है, परंतु जब ये परावर्तित होकर के किरणें निकलती है पृष्ठ से तो इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। तो अपन परिभाषा करते हैं, विशेष परावर्तन को डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखोगे? ऐसा परावर्तन जिसमें कुंडा पृष्ठ हो तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात अनिश्चित दिशा में गमन करे, क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन का टाइप। रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है और 2 टाइप होता है। ये टाइप आपको पृष्ठों के आधार पर डिवाइड करना होता है। और नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं कि साहब परावर्तन कुछ नियमों की पालना भी करता है क्या? जैसे भाई अपन है तो अपने नियम है, नेचर है तो नेचर के नियम है, यानी प्रत्येक वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थित है उस प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नियम है, उस नियमों को फॉलो करते हुए वह अपना जीवन काल व्यतीत करती है। तो चलो अब बात करते हैं कि परावर्तन रिफ्लेक्शन के लॉ, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलो प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन की जो घटना घटित होती है, यह 2 नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तो यानी प्रकाश का परावर्तन तभी घटित होगा जब प्रकाश 2 नियमों का पालन करेगा। तो मुख्य रूप से तो 2 नियम है। तीसरे नियम की भी चर्चा अपन इसी पाठ में करेंगे। यानी जो तीसरा नियम होता है वह नोट होता है, विशेष होता है, जो घटना होती है उस परावर्तन में चेंज नहीं होती। तो मुख्यतः प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। मुख्यतः परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मुख्यतः परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मुख्य रूप से परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब देखिए एक इसमें होता है नोट। क्या होता है? नोट, यानी विशेष। उस विशेष की भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपन नियमों की बात करेंगे। तो नियमों की बात करने से पहले हमें वही डायग्राम चाहिएगा जो आपने डेफिनेशन में बनाया था। ये तो एरिया आपने परावर्तक पृष्ठ यानी 2 माध्यम जो एक पारदर्शी है एक अपारदर्शी उनको अलग करने वाला पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ। इस पर लंबवत काल्पनिक जो किरण है वह हो गई अभिलंब। क्या हो गई? अभिलंब। अभिलंब परावर्तक पृष्ठ को जहां पर मिलती है वह हो गया मूल बिंदु। अब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। क्या कहलाएगी? आपतित किरण। ठीक है। परावर्तन की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है, पृष्ठ पर टकराने के बाद अभिलंब से उतना ही कोण बनाती हुई वापस उसी माध्यम में गमन कर जाएगी। तो ये माध्यम फर्स्ट ले रखा है आपने, मीडियम फर्स्ट यानी पारदर्शी, और ये मीडियम सेकंड, माध्यम सेकंड अपारदर्शी। ठीक है। वापस जो लौट गई यह किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। अब देखिए बेटा आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो कोण होगा यानी आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच बढ़ने वाला कोण ये क्या होगा? आपतन कोण होगा। क्या होगा? आपतन कोण होगा। इसे स्मॉल आई के द्वारा डिनोट किया जाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बढ़ने वाला ये कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा। बेटा क्या होगा? परावर्तन कोण। और इसको स्मॉल आर के द्वारा डिनोट किया जाएगा। डायग्राम हमने बना लिया। डायग्राम का नाम जरूर लिखना बेटा। ये साइंस है यानी भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, डायग्राम का नाम जब तक अपन पुट नहीं करते तब तक डायग्राम अधूरा होता है। तो डायग्राम अपन लो पढ़ रहे हैं तो डायग्राम का नाम हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के नियम।
प्रकाश परावर्तन के नियम। अब इस डायग्राम के माध्यम से अपन दोनों नियम पढ़ते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो प्रथम नियम पढ़ेंगे पहले। देखिए फर्स्ट लो क्या होता है रिफ्लेक्शन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण तीनों देखिए एक ही तल में स्थित है। तो पहला नियम जनरली में याद करना बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लिख लीजिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होती है। तो ये हो गया अपना पहला नियम परावर्तन का। फर्स्ट लॉ हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, यानी आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ पर कहां से निकलेंगे बेटा? परावर्तन की परिभाषा आपने पढ़ी है, रिफ्लेक्शन को डिफाइन आपने किया है, तो परिभाषा से दूसरा नियम निकल कर आएगा। और दूसरा नियम क्या होगा? परिभाषा याद कीजिए। परिभाषा में क्या पढ़ा हमने? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई पृष्ठ पर आपतित हो रही है, पृष्ठ पर टकराने के बाद अभिलंब से उतना ही कोण बनाती हुई वापस उसी माध्यम में गमन कर जाएगी। घटित होने वाली घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो दूसरा नियम क्या होगा? द्वितीय नियम, सेकंड लॉ है ना। तो द्वितीय नियम क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव, आपतन कोण का मान सदैव उतने ही कोण से चली जाती है, सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब जो नोट मैंने आपको बताया कि इसका तीसरा नियम होता है जो विशेष होता है, यानी नोट लगा के लिख लेना बेटा नीचे। प्रकाश के परावर्तन की घटना में लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, यानी एक ही माध्यम में प्रकाश की फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी और प्रकाश की स्पीड भी चेंज नहीं होगी। तो विशेष है परावर्तन में, यानी प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण की आवृत्ति, प्रकाश किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। ये था बेटा अपना परावर्तन, यानी क्या होता है परावर्तन, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन किन किन नियमों की पालना करता है। तो परावर्तन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब परावर्तन किससे होता है? परावर्तन से अपन प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, यानी बिंब है अपन देख पा रहे हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो तो रिफ्लेक्शन की घटना के कारण मुझे देख पा रहे हो, आप इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हो तो आप रिफ्लेक्शन की घटना के कारण देख पा रहे हो, यानी परावर्तन के कारण आप
इसे देख पा रहे हो, आपकी आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यदि परावर्तन नहीं होता, प्रकाश परावर्तनीय घटना घटित नहीं करता, तो आप एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो देखिए इससे जो किन किन में अपरावर्तनीय घटनाएं देखते हो, तो सबसे पहले इसमें आप पाठ पढ़ोगे मिरर। क्या पढ़ोगे? मिरर, यानी दर्पण के बारे में पढ़ोगे। तो दर्पण पाठ लेता हूं मैं। दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होता है? देखिए बेटा, साधारणतः आप दर्पण जानते हो, यानी कांच जिसे आप बोलते हैं अपनी भाषा में, जिसमें अपन सुबह उठते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, मिरर होता है। दर्पण होता है बेटा, देखिए पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम की एक पृष्ठ पर अपन परावर्तक पॉलिश करते हैं, तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, मिरर कहलाएगा। ठीक है ना? यानी पारदर्शी माध्यम की एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा, यानी मिरर कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। पारदर्शी माध्यम की एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। जैसे ये पारदर्शी माध्यम है, इसकी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए? परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरी जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण समझ में आ गया है। और पारदर्शी माध्यम की एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, दर्पण कहलाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकारों की बात करते हैं हम। टाइप ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। देखिए बेटा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप आप पढ़ोगे समतल दर्पण। क्या पढ़ोगे? समतल दर्पण। और सेकंड टाइप आप पढ़ोगे गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो समतल दर्पण होता है, एक तो गोलीय दर्पण होता है। पहले मैं समतल दर्पण की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? समतल दर्पण, सिंपल मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? ये आप जैसे कांच की स्लेब लो, और कांच की स्लेब की एक और परावर्तक पॉलिश कर दो, तो वह कांच की स्लेब है, यानी पारदर्शी है। कांच पारदर्शी होता है, तो उस स्लेब के एक परावर्तक पॉलिश कर देने पे दूसरी जो सतह है परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। और यह दर्पण ऐसा होता है जिसमें बिंब है, जिसका प्रतिबिंब आप देखते हो, तो उसमें आप उसका पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तित। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है समतल दर्पण। आपका क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण के इस तरफ ये आपने परावर्तक पॉलिश कर रखी है, परावर्तक पॉलिश। और ये जो पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रही है, परावर्तक पृष्ठ। अब आप इधर बिंब रखते हो, जैसे आपने यहाँ P लिखा, ये क्या है? बिंब है। इधर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, तो वह बनेगा ऐसा। ये क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी बिंब का जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, इसमें पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित। यानी ऐसा दर्पण जिसमें
बिंब से प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। अगर पार्श्व परिवर्तित क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है बेटा? पार्श्व परिवर्तन में दायां बायां में बदल जाता है और बायां दायां में बदल जाता है। दायां तो बायां में चेंज हो जाता है, दायां बायां में चेंज हो जाता है। यानी ऐसा दर्पण जिसमें बिंब से प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अपन करते हैं, तो प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है इसकी अपन बात करते हैं। जनरली मेरा कंपटीशन में भी आपको पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी स्थिति कहाँ पर होती है, उसका साइज कैसा होता है। तो यानी रूपक चाहे डीट हो, चाहे एकोश हो, चाहे एनडीए हो, चाहे बेबी हो, आपकी जो छोटी क्लासें हैं जैसे 11 होता है उसमें भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है वह पूछ लिया जाता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करोगे आप, तो मैं यहाँ पर समतल दर्पण लेता हूँ। ये समतल दर्पण पर मैंने पॉलिश कर दी, बना लिया मैंने समतल दर्पण। ये परावर्तक पॉलिश कर दी और इधर परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करने लगे। जो ये परावर्तक पॉलिश आप करते हो बेटा, ये भी ध्यान रखने की बात है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है परावर्तक पॉलिश। परावर्तक पॉलिश यह सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। साधारणतया आपके क्वेश्चन में आंसर देना होता है, आप लोग परावर्तक पॉलिश दर्पण से पढ़ाते हैं, उसके टेस्ट में परावर्तक पॉलिश किस धातु की होती है? तो किस धातु की होती है? चांदी की होती है, यानी सिल्वर की होती है। किसकी होती है? सिल्वर की होती है, जिसका प्रतीक Ag होता है और लैटिन नाम होता है इसका अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। तो जो परावर्तक पॉलिश होती है दर्पण बनाने के लिए वह चांदी, सिल्वर या अर्जेंटम की होती है। प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं अपन, तो मैंने यहाँ पर प्रतिबिंब रख दिया, ये बिंब रख दिया। यानी प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो मैंने क्या रखा? यहाँ पर बिंब रखा। अब इस बिंब से प्रकाश की किरण मैंने एक तो यहाँ पर आपतित कर दी है और ये अभिलंब के लिए यहाँ काम करेगा। अभिलंब की बात क्या करेगा? जितना कोण बनाती हुई आ रही है उतना का उतना कोण बनाती हुई यहाँ से वापस आपतित किरण परावर्तित किरण होगी। अब तो और बात करते हैं अपन के साथ। एक प्रकाश की किरण और डालता हूँ मैं यहाँ, या थोड़ी दूर डाल देता हूँ। चलो ये प्रकाश की किरण मैंने यहाँ डाली आ गई, तो अभिलंब तो यहाँ भी होना है। यह अभिलंब हो गया। इससे जितना कोण बनाती हुई प्रकाश की किरण आ रही है ना, उतना का उतना कोण बनाती हुई वापस जाएगी। अब इस किरण को अपन ऐसे देखें तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, आपको इधर से आ रही है भाई, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। इस किरण को भी आप पीछे जैसे बढ़ाओ तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, बढ़ाओगे तो ये दोनों यहाँ पर कटेंगे। यहाँ पर कटने का मतलब आपका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो गया। ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया समतल दर्पण, यानी प्रतिबिंब खड़ा है तो आपको यहाँ दिख रहा है। वह उतनी दूरी पर है कि ये जो बिंब की दूरी u है और यह है प्रतिबिंब की दूरी v, ये दोनों दूरियां हैं इसमें बराबर होंगी, ठीक है। आकार की बात करें तो ये बिंब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे बिंब की दूरी के बराबर। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ समतल दर्पण से, है ना, प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण से तो प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ लिया आपको, तो क्या लिखोगे? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बिंब की दूरी के बराबर, बिंब की दूरी के बराबर, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार पूछ लिया, प्रतिबिंब का आकार,
तो प्रतिबिंब का आकार क्या बताओगे? बिंब के आकार के बराबर। केवल पार्श्व परिवर्तन होता है बेटा, क्या होता है? बिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है, बाकी जो ऊंचाई है, स्थिति है, वही रहेगी। बिंब के आकार के बराबर, बिंब के आकार के बराबर। आपको प्रकृति पूछे, क्या पूछे? प्रकृति के समतल दर्पण से आपने प्रतिबिंब का निर्माण किया है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताओगे बेटा, आभासी। कैसी होती है? आभासी होती है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो बेटा वह कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब ही होता है, यानी आभासी ही होता है। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब ही आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे होता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यदि आपको पूछ लिया जाए सेकेंड क्लास आरबीएससी में क्वेश्चन आ जाए, सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाए, तो इंग्लिश पार्ट में हो जाएगा। आरबीएससी में क्वेश्चन आएगा, आपको बोल देंगे समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। तो आपको बस इतना सा काम करना है, इतना ध्यान रखना है आपको कि परावर्तन की घटना होती क्या है। तो परावर्तन की घटना घटित करोगे, ये बस कोण है, इसको आप जैसे देखते होगे पीछे से आते हुए प्रतीत हो रही है, तो यहाँ कटेगी, जहां दोनों किरणें कट रही है प्रतिबिंब का निर्माण वहीं हो जाएगा। तो ये बात था अपना समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। समझ में आएगा? जहां भी आपकी परेशानी होना, वीडियो को आप रिवर्स कर सकते हो, पीछे से वापस देख करके, बार बार देख करके, कमी जहां लगे ना मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, या यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख करके बता सकते हो। अगले वीडियो में उस कमी को दूर करने की अपन कोशिश करेंगे। ये था समतल दर्पण। अब पार्ट आएगा गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण। अब देखिए बेटा, गेंद जानते हो ना आप, गेंद तो सबकी देखिए क्रिकेट खेलते हैं, वही गेंद यदि कांच की बनी हो और अंदर से खोखली हो, जैसे ये गेंद है, ये कांच की बनी हुई है, ध्यान दें, ये गेंद है कांच से बनी हुई है, अंदर से खोखली है, कांच की गोली, मोटा रोग यानी अंदर से खोखली है, गोला है यानी गोली कोष है। आप इलेक्ट्रिक में पढ़ते हो तो खोखले गोले के कारण, तो खोखला गोला का मतलब अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है। इस गोले का गोले कोष लिया, यानी कांच का खोखला गोला लिया और इसको यहां से मैंने डैमेज कर दिया, तोड़ दिया तो मेरे पास दो पार्ट हो गए, एक तो छोटा पार्ट हो गया, एक बड़ा पार्ट हो गया ना, दो पार्ट हो गए। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, गोलीय दर्पण की परिभाषा कितनी जल्दी याद रखिए आप। किसी गोलीय कोष का कटा हुआ, देखिए किसी गोलीय कोष का कटा हुआ, किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिस पर, इसी के साथ याद कीजिए, इस गोलीय कोष का कटा हुआ, किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसकी एक पृष्ठ पर, चाहे एक पृष्ठ हो, चाहे या तो ऊपरी पृष्ठ होगी या दक्षिणी पृष्ठ होगी, तो जिसकी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। यानी मैंने इस पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी, क्या कर दी? परावर्तक पॉलिश, परावर्तक पॉलिश कर दी। जिसकी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है अंदर दसी हुई, यह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ गए? किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, जिसके
एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये था बेटा आप दर्पण पढ़ा। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दोनों टाइपों की आपने डेफिनेशन पढ़ी, उनको डिफाइन किया। क्या होता है समतल दर्पण, क्या होता है गोलीय दर्पण। अब अपन बात करेंगे आज इतनी ही। अगले पार्ट में अपन गोलीय दर्पण का विस्तार पढ़ेंगे। टाइप ऑफ गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से प्रकारों को अध्ययन करके अपन गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही साथ अपन गोलीय दर्पण से किरण परावर्तन के नियमों की बात करेंगे। किरण परावर्तन के साथ अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के यूजेज पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला परिकलित करेंगे और उसके साथ ही साथ अपन परावर्तन का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब बेटा मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि वर्तमान सिचुएशन में आपकी पढ़ाई थोड़ी सी बाधित है, तो इससे पढ़ाई बाधा को दूर करते हुए आप अपने जो मोबाइल फोन से, चाहे पापा का हो चाहे बड़े भाई साहब का हो, उसको लेकर के उसका यूज करो। तो आप किसी पढ़ाई में यूज कीजिए। बाकी जो जैसे टिकटॉक है, अदरवाइज जो भी एप्स आजकल खूब सारे चल रहे हैं, तो उन पर ध्यान न दे करके आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ताकि अपने समय को जाया न करते हुए पढ़ाई के विघ्न को दूर करें। आप हमारा सहयोग करेंगे तो मैं आपके सहयोग में निरंतर नए पाठ के साथ वीडियो प्रेषित करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।